आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमें कंबस्टन के बारे में पढ़ना है। कंबस्टन का मतलब होता है जलना। इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स आएंगे सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के पिंड कमेंट में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल के रखे हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है, और इसमें डीएवी गुरु आपकी मदद कर सकता है। बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे, और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। यहां पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपकी क्लास का कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के सबसे पहले मेन टॉपिक पर आएंगे, जो कि है कंबस्टन मतलब जलना। वो कौन कौन से कंडीशंस का ज़रूरत पड़ता है जिससे कि कंबस्टन शुरू होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंबस्टन देखेंगे कि कितने तरह का कंबस्टन हो सकता है। उसके बाद फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 सब टॉपिक्स होंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट कंबस्टन होने से क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मेन टॉपिक होगा फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। इसमें भी 2 सब टॉपिक होगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक अच्छे फ्यूल का क्या क्या खासियत होता है, और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं जब हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब उनको एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला हो गया, कोक हो गया, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, इन सभी को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इन सब को हम लोग फ्यूल कहते हैं। फ्यूल को जलाने के बाद जो हीट एनर्जी हमें मिलता है उसका हम लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना पकाने के लिए भी हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठंड के दिनों में अपने शरीर को गर्म करने के लिए भी हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम लोग कपड़ा को आयरन करते हैं उसमें भी हीट एनर्जी का ही जरूरत पड़ता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जलने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से जलने के बाद आपको आग का लपट निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जलने के बाद कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कैंडल को जलते हुए देखे होंगे। जब कैंडल जलता है ना तो उससे एक फ्लेम निकलता है, कुछ इस तरीके का। ये कैंडल हो गया, और कुछ इस तरीके का फ्लेम निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जलने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया। जब कोयला जलता है ना तो बस वो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ्लेम इस तरह का नहीं निकलता है। Let us study the chemical processes of burning and the types of flame produced during the process। अब हम लोग बर्निंग, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और फ्लेम कितने तरह के होते हैं इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है जलना। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के रिबन को गर्म किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो उसमें आग लग जाती है और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर का एक एक्टिविटी में हम लोग मैग्नीशियम को जलाए थे, तो वहाँ पर मैग्नीशियम को जलाने के बाद हमें दिखा था कि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है। उसी तरह से जब एक पेपर के टुकड़े को जलाया जाता है उससे भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह का मटेरियल कोयला भी है, जिसको जलाने के बाद हमें हीट और लाइट दोनों मिलता है। अब ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाने के बाद हमें हीट और लाइट मिलता है, इनको हम लोग बोलेंगे क्या? इनको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स। ऐसे सभी मटेरियल्स जिनको जलाने के बाद हमें हीट और लाइट मिलता है उनको हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं द मटेरियल्स which on heating in the presence of air or oxygen catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible materials। ऐसे सभी मटेरियल्स जिनको हीट करने पर, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पर उसमें आग लग जाती है और वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। कंबस्टन का भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसका मतलब होता है जलना। इसको साइंस के भाषा में डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्टन। मतलब कंबस्टन वह प्रक्रिया है
वह केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस जलता है एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इसके जलने के बाद हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कंबस्टेबल सब्सटेंस या फ्यूल का डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। द सब्सटेंस डेट अंडरगोज कंबस्टन इज कॉल्ड अ कंबस्टेबल सब्सटेंस और फ्यूल। ऐसे सभी सब्सटेंस जो कि जल सकते हैं, जिनका कंबस्टन हो सकता है, उनको हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं या डायरेक्टली फ्यूल कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। कंबस्टन का डेफिनेशन यहाँ तक हो गया और ये हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस या फ्यूल का डेफिनेशन। फ्यूल तीनों स्टेट में पाया जा सकता है। कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया। कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस जो भी है वो सब गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इस वाले डू यू नो में बताया गया कि फूड भी एक तरह का फ्यूल ही है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जब फूड का कंबस्टन होता है, जब हमारे बॉडी में भोजन जाता है और वो पचता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसी एनर्जी के कारण हमारा बॉडी वर्क कर पाता है। एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि हमें कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस समझना है। सबसे पहले तो कुछ मटेरियल्स के लिस्ट दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा मटेरियल कंबस्टेबल है और कौन सा मटेरियल नॉन कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल हम लोग उसको बोलेंगे जो कि जल सकता है और नॉन कंबस्टेबल उसको बोलेंगे जो कि जल नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो मैच स्टिक होता है ना, उसको हम लोग कंबस्टेबल बोलेंगे। पेपर को भी हम लोग कंबस्टेबल बोलेंगे, ये जल सकता है। क्लोथ यानी कि कपड़ा, ये भी कंबस्टेबल होता है, जल सकता है। रबर कंबस्टेबल नहीं होता है, इसको हम लोग नॉन कंबस्टेबल बोलेंगे क्योंकि रबर जलता नहीं है। उसी तरह से जो आयरन नेल्स होता है वो भी नहीं जलता है, इसको हम लोग नॉन कंबस्टेबल बोलेंगे। ग्लास यानी कि शीशा, ये भी नहीं जलता है, इसको हम लोग नॉन कंबस्टेबल बोलेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉ होता है, जो खरपतवार होता है, ये जल सकता है, इसको हम लोग कंबस्टेबल बोलेंगे। कंबस्टन के अंदर ये एक सब टॉपिक है जिसका टाइटल है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन। आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस है जिसका ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी चीज़ रखा है और अपने आप जलना शुरू कर दिया। किसी भी चीज़ के जलने का एक क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है। जब तक हम लोग एक सब्सटेंस को उस कंडीशन में नहीं ले जाएंगे तब तक वो जलना शुरू नहीं करेगा। मेनली 3 ऐसा कंडीशन होता है जिसके बारे में हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। शॉर्ट में पहले देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि सब्सटेंस जो है ना वो कंबस्टेबल होना चाहिए, मतलब जलने लायक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, तभी वो जलेगा। और तीसरा कंडीशन है कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए ना सबसे पहले हमें उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है, तभी वो जलना शुरू करता है। और उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। कंबस्टन का पहला जो कंडीशन है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए वो कंबस्टेबल होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्टिविटी का जरूरत नहीं है, वो हमें पता है। जब तक कोई भी चीज़ जलने लायक नहीं होगा तब तक वो जलेगा कैसे। दूसरा जो कंडीशन है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 से वेरीफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कैंडल ले लेना है, उसको यहाँ पर चिपका देना है और उसके बाद इस कैंडल के चारों तरफ एक ग्लास, इस तरह का ग्लास आता है, उसको डाल देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा डालकर इसको पूरी तरह से पैक कर देना है। ये जो तीनों कंडीशन में हम लोग कैंडल को रखे, इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंडीशन में कैंडल आसानी से जलेगा क्योंकि इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा जो कंडीशन है ना, इसमें ये कैंडल थोड़ा थोड़ा फ्लिकर करेगा, ऐसा लगेगा कि बुझ जाएगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन पहले के मुकाबले कम मात्रा में मिल रहा है। लेकिन ये जो तीसरा कंडीशन है ना, इसमें इसको ऑक्सीजन एकदम नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से पैक हो चुका है। इस कंडीशन में कैंडल थोड़ी देर जलेगा और उसके बाद बुझ जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी सब्सटेंस जल नहीं सकता है, चाहे कैंडल हो या कोई भी सब्सटेंस हम लोग यहाँ पर जला के रख दें। वही सब चीज़ यहाँ पर बताया भी गया है, आप इसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 2 के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है वो कंबस्टन में हेल्प करता है जब भी हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग सपोर्टर ऑफ कंबस्टन भी बोल सकते हैं। इस वाले डू यू नो में बताया गया है कि अगर हम लोग एक सब्सटेंस को प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो सब्सटेंस 5 गुना तेजी से जलता है। मतलब नॉर्मल एयर में जितना स्पीड से जलेगा ना,
प्योर ऑक्सीजन अगर हम लोग उसको देंगे तो और 5 गुना तेजी से वो जलने लगेगा। अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमें एक और कंडीशन के बारे में पता चलेगा जो कि कंबस्टन के लिए ज़रूरी है। कंबस्टन के लिए एक कंडीशन हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाना पड़ता है। जब तक उसको ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जब तक वो ज़रूरत के हिसाब से गर्म नहीं होगा, तब तक वो जलना शुरू नहीं करेगा। इसी बात को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 को फॉलो कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 पेपर कप्स लेना है। वो जो पेपर का बना हुआ कप होता है सिंगल यूज़ वाला, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको स्टैंड में लगा देना है, लैब में होता है स्टैंड। उसके बाद नीचे से बर्नर रख देना है। एक कप आपको खाली छोड़ना है और दूसरे कप में पानी भर देना है। ये जो खाली वाला कप था ना, जैसे आप बर्नर को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद ये जलना शुरू कर देगा। लेकिन जो पानी वाला कप था ना, ये नहीं जलेगा। बर्नर बहुत देर तक जलते रहेगा, फिर भी ये कप नहीं जलेगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो खाली वाला कप था, इसको जलने के लिए जितना गर्म होना चाहिए था उतना गर्म हो पाया। लेकिन जो पानी भरा हुआ कप था, उसको जलने के लिए जितना गर्म होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि पानी उसको गर्म ही नहीं होने दे रहा था। इधर से बर्नर उसको हीट दे रहा था, पेपर को गर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर था ना, उसके कारण पेपर उतना गर्म ही नहीं हो पा रहा था। इससे ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, और उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है, आप इसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। एक पेपर का टुकड़ा तुरंत जलना शुरू कर देता है जब हम लोग उसको जलते हुए माचिस के तीली के पास लाते हैं। लेकिन वहीं पर एक लकड़ी को अगर हम लोग जलते हुए माचिस के तीली के पास लाते हैं तो वो तुरंत जलना शुरू नहीं करता है। अगर आप कभी चूल्हा पर खाना पकते हुए देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब इसमें लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी में डायरेक्ट माचिस का तीली से आग नहीं लगाया जाता है। पहले एक कागज़ को जलाया जाता है, कागज़ में माचिस का तीली से हम लोग आग लगाते हैं, उसके बाद ये लकड़ी आसानी से जलना शुरू करता है। अगर हम लोग लकड़ी में माचिस का तीली लगाएंगे तो माचिस का तीली बुझ जाएगा, लेकिन लकड़ी जलना शुरू नहीं करेगा। इससे हमें पता चलता है कि हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर जलना शुरू करता है, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर भी बोला जाता है, और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं द लोएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई जलने लायक सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक सब्सटेंस को पहले हीटअप करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक, तभी उसमें कंबस्टन होना शुरू होता है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग पेपर कप में पानी को बॉईल कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं। कागज के कप में सोचिए, हम लोग एक्टिविटी में भी किए थे। इसके लिए बस हमें स्पिरिट लैंप का यूज़ करना पड़ेगा, जो एक्टिविटी में यूज़ किए थे ना, उसी लैंप का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो हीट एनर्जी हम लोग देते हैं पेपर कप को, वो पूरा हीट एनर्जी पेपर कप को नहीं मिल पाता है। उसमें से कुछ हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से पेपर कप अपने ज़रूरत के हिसाब से गर्म ही नहीं हो पाता है, उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, और इस कारण से पेपर कप में आग नहीं लग पाती है। देखिए यहाँ पर जितना भी पॉइंट है ना, सबको गिव रीज़न वाले क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बोल दिया जाएगा कि आप रीज़न बताइए कि पेपर कप में हम लोग स्पिरिट लैंप की सहायता से पानी को बॉईल कर पाते हैं, पेपर कप जलता क्यों नहीं है, इसका रीज़न आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप ये वाला पैराग्राफ, ये वाला जो लाइन है पूरा लिख सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन बना के आपको इस वाले लाइन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। फास्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर फास्फोरस को इतना टेम्परेचर मिल गया तो ये जलना शुरू कर देगा, और गर्मी के दिनों में जो रूम टेम्परेचर होता है ना, वही 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम लोग फास्फोरस को गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पर भी ला के रखेंगे तब उसमें अचानक से आग लगना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में कुछ ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि फास्फोरस गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पर जलना शुरू क्यों कर देता है। तो आपको बताना होगा कि फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर ही 35 डिग्री सेल्सियस होता है,
और गर्मी के दिनों में हमारा रूम टेम्परेचर 35 से अधिक हो जाता है, इसीलिए वो अपने आप जलना शुरू कर देता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि माचिस के तीली को जब रफ सरफेस पर घिसा जाता है तब उसमें आग लग जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो टिप होता है ना, वो फास्फोरस का बना होता है। फास्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आसानी से जल पाता है और इसमें दूसरे केमिकल्स भी मिले होते हैं, सिर्फ फास्फोरस नहीं होता है। जब इसको घिसा जाता है तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है और इसके कारण से माचिस के तीली में आग लग जाती है। माचिस के तीली में इस्तेमाल होने वाला जो लकड़ी होता है वो भी एक खास टाइप का होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर आसानी से मिल जाता है और उसके कारण से लकड़ी भी तुरंत जलना शुरू कर देती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि माचिस के तीली को जब हम लोग रफ सरफेस पर घिसते हैं तब वो क्यों जलने लगता है, आप उसका रीजन बताइए। तो उसके रीजन के लिए आप इस वाले पैराग्राफ को लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि जब हम लोग जलते हुए कैंडल पर फूंक मारते हैं जोर से तब वो बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब हम लोग फूंक मारते हैं तो उसके कारण जलते हुए मोम का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, इग्निशन पॉइंट से कम हो जाता है। मतलब उसको जलते रहने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए ना, उससे कम हो जाता है उसका टेम्परेचर, जिसके कारण से वो जलना बंद कर देता है। और इसका दूसरा रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग फूंक मारते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है क्योंकि CO2 आग को जलने नहीं देता है, उसके कारण से आग बुझ जाता है। आप देखे भी होंगे कि जितना भी पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर एक रेड कलर का सिलेंडर रखा होता है। इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है ताकि इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर कहीं पर आग लग जाती है तो इस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाए। इसमें से बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि आग को बुझाने में हेल्प करता है। इस वाले वीडियो में बताया गया कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ था। लगभग 5000 साल पहले इजिप्शियंस, मतलब जो लोग इजिप्ट में रहते थे, उन्होंने मैच स्टिक बनाया था। इसके लिए वो लोग पाइन वुड का यूज़ किए थे और उसके ऊपर कोटिंग कर दिए थे सल्फ़र का। सल्फ़र एक ऐसा चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि आसानी से जल सकता है। इसमें आसानी से आग लग जाता था, बस उनको 2 सल्फ़र कोटेड वुड को आपस में रगड़ना होता था। आपस में रगड़ने के कारण उनके बीच फ्रिक्शन होता था और इस फ्रिक्शन के कारण सल्फ़र का टेम्परेचर बढ़ जाता था और जैसे सल्फ़र का टेम्परेचर इसके इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाता था, इसमें आग लग जाती थी और इस आग के कारण पाइन का जो वुड था जिसके ऊपर सल्फ़र का कोटिंग चढ़ाया गया था वो भी जलना शुरू कर देता था। आज भी हम लोग कुछ इसी तरह से माचिस का तीली बनाते हैं, बस सल्फ़र की जगह पर हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। एक और यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जंगलों में लोगों के लापरवाही के कारण आग लग जाती है। जो लोग जंगलों के नज़दीक रहते हैं कभी कभी वो जलते हुए लकड़ी को या तो जलते हुए माचिस के तीली को फेंक देते हैं और जब वो सूखे हुए घास पर पड़ता है तब उसमें आग लग जाती है और उसके कारण से पूरा जंगल भी जल सकता है। अभी तक हम लोग जितना कुछ पढ़े उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कंबस्टन के लिए 3 बहुत ही ज़रूरी कंडीशंस होते हैं और वो कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला कंडीशन तो ये है, देयर मस्ट बी अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। जलने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि जलने लायक हो। जब तक जलने लायक सब्सटेंस नहीं होगा तब तक कंबस्टन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ऑक्सीजन या एयर अवेलेबल रहना चाहिए, तभी किसी सब्सटेंस का कंबस्टन होगा, तभी वो जलेगा। और तीसरा पॉइंट है, द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। जो भी जलने लायक मटेरियल है उसका टेम्परेचर पहले बढ़ाकर हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर से अधिक करना पड़ेगा, तभी वो जलना शुरू करेगा। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट में लिखकर कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है या पेपर का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट में लिखकर बताइए। एक और यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि हमें सन के बारे में बताया गया है। सन से बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। ऐसा कैसे हो पाता है उसी के बारे में यहाँ पर हमें पता चलेगा। सन का 98% मास जो है वो हाइड्रोजन से बना होता है और इस हाइड्रोजन का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। इतने अधिक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हीलियम एटम्स का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है और यह एनर्जी हमें हीट और लाइट के रूप में धरती पर मिलता है। सन जितना एनर्जी 1 घंटे में प्रोड्यूस करता है वह एनर्जी
10⁻20 टाइम्स है उस एनर्जी के जो कि हमें 1000 किलो कोयला को जलाने के बाद मिलेगा। मतलब आप 1000 किलो कोयला जलाइए और जितना एनर्जी आपको मिला उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻20 से। 10⁻20 का मतलब क्या हुआ पता है? 1 और उस पर 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 जीरो आपको डालना पड़ेगा। उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो एनर्जी आपको मिला ना, उतना एनर्जी सन 1 घंटे में प्रोड्यूस कर देता है। कंबस्टन टॉपिक के अंदर ही हमारा अगला सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन कितने टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है स्लो कंबस्टन। नाम से ही पता चलता है ऐसा कंबस्टन जो कि बहुत स्लोली होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, उसको हम लोग स्लो कंबस्टन कहेंगे। वही यहाँ पर बताया भी गया है, व्हेन अ कंबस्टेबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट इट्स कंबस्टन इज कॉल्ड स्लो कंबस्टन। इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे बताया गया है कि स्लो कंबस्टन यूजुअली तब होता है जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर मिलता है कंबस्टन के दौरान। अगर हम लोग किसी चीज़ का कंबस्टन कर रहे हैं, उसको जलाने का कोशिश कर रहे हैं और उसको सफिशिएंट अमाउंट में एयर नहीं मिल रहा है, उस केस में जो कंबस्टन होगा वो स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। ऐसा कंबस्टन कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है स्लो कंबस्टन का, जैसे कि जब हम लोग काव डंग केक्स को जलाते हैं, जब गोईठा जलाया जाता है या लकड़ी को जलाया जाता है, तब स्लो कंबस्टन होता है। इसको जलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये पूरी तरह से जलता भी नहीं है। इसके जलने के बाद हमें राख मिलता है। पूरी तरह से जलने का मतलब हुआ कि हमें राख भी नहीं मिलना चाहिए। जो सब्सटेंस पूरी तरह से जल जाता है ना, वो अपने पीछे राख भी छोड़कर नहीं जाता है। कंबस्टन का दूसरा टाइप है रैपिड कंबस्टन। जब कोई सब्सटेंस बहुत तेजी से जलता है ना, उस कंबस्टन को हम लोग बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। मतलब स्लो कंबस्टन का जस्ट अपोजिट है रैपिड कंबस्टन। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ फास्ट रेट। जब बहुत तेजी से कोई सब्सटेंस जलता है, इट्स कंबस्टन इज कॉल्ड रैपिड कंबस्टन। इसके जलने को हम लोग रैपिड कंबस्टन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, इसमें जनरली रैपिड कंबस्टन होता है। ये बहुत तेजी से जलता है। रैपिड कंबस्टन तब होता है जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलता है। अगर एयर नहीं मिलेगा तो रैपिड कंबस्टन नहीं हो पाएगा। रैपिड कंबस्टन के केस में सब्सटेंस का कंप्लीट कंबस्टन होता है, मतलब वो पूरी तरह से जल जाता है। जब हम लोग एलपीजी को या सीएनजी को जलाते हैं तो कोई राख नहीं बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रैपिड कंबस्टन हो रहा है और यह पूरी तरह से जल जा रहा है। कंबस्टन का तीसरा टाइप है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दे तब उसमें भग से आग लग जाएगा। ऐसा कंबस्टन जब भी होता है तब हम लोग उसको स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ऑन। जब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंबस्टेबल है और उसमें अपने आप आग लग जाती है, इवन एट रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पर भी रख देते तो भी, इट्स कंबस्टन इज रेफर्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ऐसे कंबस्टन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस के टुकड़े को या सोडियम मेटल को खुले में छोड़ देते हैं तब उसमें आग लग जाती है, उसका कंबस्टन होना शुरू हो जाता है। इस तरह के कंबस्टन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्टन बोल सकते हैं। इस डेफिनेशन को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इस वाले डुइनो में बताया गया है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस कैच फायर इजीली विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत आसानी से उसमें आग लग जाती है, थोड़ा सा हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो जलने लगेगा, ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। चौथा और सबसे अंतिम टाइप का कंबस्टन है एक्सप्लोसिव कंबस्टन। इसके नाम से ही पता चलता है अगर कोई चीज़ एक विस्फोट के साथ जलती है, एक ब्लास्ट के साथ जलता है, तब हम लोग उसको बोलेंगे एक्सप्लोसिव कंबस्टन। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल एंड एयर burns completely in a very short span of time in a closed space, an explosive combustion can take place। जब एक कंबस्टेबल मटेरियल और एयर का मिक्सचर पूरी तरह से जल जाता है
और जलने में बहुत कम समय लगाता है और ये एक क्लोज स्पेस में जलता है, तब इस तरह के कंबस्टन को हम लोग एक्सप्लोसिव कंबस्टन कहेंगे। ऐसे केस में कंबस्टेबल मटेरियल का जलना कंट्रोल नहीं किया जा सकता है अगर उसको फ्रीली एयर मिल रहा हो। अगर उस तक एयर पहुंच रहा है तो उसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कंबस्टन जब भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है, और जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे कंबस्टन में एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन जब भी होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए पटाखे का जलना एक एक्सप्लोसिव कंबस्टन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम लोग पटाखे को जलाते हैं ना तो तुरंत से एक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के बाद बहुत अधिक मात्रा में हीट, लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अ रिएक्शन accompanied by a explosive sound is called explosion। एक्सप्लोजन का डेफिनेशन क्या हुआ वो यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। और एक और डेफिनेशन यहाँ पर है एक्सप्लोसिव कंबस्टन का, इसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज के क्लास में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अलावा और आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके क्लास के साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।